हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं, है ना। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, 10+2 या ग्रेजुएट या मैट्रिक लेवल का एग्जाम, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए मैं पहले मॉडर्न इंडिया ही आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट का मतलब क्या होता है? एडवेंट मीन्स अराइविंग, या हम बोलेंगे अराइवल। ठीक है, यानी कि पूछना। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि यूरोप के लोग जो हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज यहां पे आप पढ़ोगे। एक आप ब्रिटेन का पढ़ोगे, फ्रेंच का पढ़ोगे, डेनमार्क का आप पढ़ोगे, ठीक है, डिफरेंट डच पढ़ोगे। ठीक, तो ये जो है ना, ये जो यूरोप के लोग हैं, यूरोपियन कंट्री जो है, वो भारत कैसे पहुंचे, वो चीज आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, ये चीज हमें पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाकी तो आपको पीडीएफ में लिखा गया है ना, मैं आपको लेक्चर ही समझा दूंगा कि सबसे पहले ऐसी कौन सी कंट्री थी यूरोप की, ऐसी कौन सी कंट्री थी यूरोप की, यूरोप एक कंटिनेंट है ना, ऐसी कौन सी कंट्री थी यूरोप की जो सबसे पहले भारत पहुंची? तो आपका आंसर होना चाहिए पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगीज, यानी कि ये पुर्तगाल के लोग जो ना, पुर्तगाल के लोगों को ही पुर्तगीज कहा जाता है। तो आप याद रखोगे कि पुर्तगीज जो है, पुर्तगाल के लोग जो हैं, दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस। ठीक है, यानी कि इट वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अराइव इंडिया। ठीक है, यहां तक ठीक है। पुर्तगी जो है, ये पहली ऐसी कंट्री थी जो भारत में पहुंची थी। ठीक है, यूरोपियंस में से सबसे पहली कंट्री जो है वो पुर्तगीज ही थी जो यहां भारत में पहुंची थी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए रीजन क्या था कि ये जो पुर्तगाल के जो लोग थे, पुर्तगीज के जो लोग थे, वो भारत आए क्यों थे? रीजन क्या था? दो वजह थी, दो मेजर रीजन जो थे। ठीक है, दो मेन रीजन जो थे, टू मेजर रीजन, टू मेन रीजन जो थे। एक इनका था ट्रेड। ठीक है, ये चाहते थे कि हम भारत में ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे, ठीक है, बिजनेस करेंगे। और दूसरा जो इनका मेन मकसद था वो था स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये अपने मजहब को फैलाना चाहते थे, यानी कि ये क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। तो पुर्तगीज के लोग इसीलिए भारत में आए थे। ठीक है, कि इनका मकसद ये था कि एक तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, अपनी इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, हम अपना रिलीजन को जो है वो हम स्प्रेड करेंगे। ये किनका था? ये पुर्तगीज के दो बड़े वजह थे, भारत जो ये आए इसलिए आए थे। ठीक है, दे केम टू सीखा। और दूसरा और एक इनका वजह भी था। ठीक है, मेन चीज तो ट्रेड ही था और क्रिश्चियनिटी फैलानी थी। और दूसरी बात, ये जब यहां आए, पुर्तगीज जब यहां आए, तो इनका पहला जो टारगेट रहा वो ये रहा कि हम पहले पिपर जो है ना, पिपर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम पहले पिपर का ट्रेड करेंगे। पिपर स्पाइसेस में ये आता ना, हम पहले किसका ट्रेड करेंगे? पिपर का ट्रेड करेंगे। और दूसरा जो इनका मेन मकसद रहा वो ये रहा कि अरब्स और इटालियन जो ऑलरेडी भारत में, ठीक है, अरब्स और इटालियंस जो ऑलरेडी भारत के रूट से क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। उनको ये क्या करने आए थे? डिस्ट्रॉय करने आए थे। जाहिर सी बात है, जब ये अरब्स को यहां से भारत से भगाएंगे, इटालियंस को भी भारत से भगाएंगे, उसके बाद ये अपनी फैक्ट्रीज यहां पे लगाएंगे तो खुद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अरब्स को ये भगाएंगे, इटालियंस को भगाएंगे, यहां पे आप किसका पावर आएगा? पुर्तगीज का पावर आएगा। तो इनका मकसद, पहला जो इनका टारगेट रहा वो यही रहा कि हम अरब्स और जो इटालियंस ऑलरेडी जो यहां पे ईस्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे, उनको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। ये इनका मकसद था। और पहला जो इन्होंने, मतलब ये इन्होंने पहले दो मेन एम बनाए। एक उन्होंने ये एम बनाया कि हम पेपर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, पेपर का ट्रेड हम करेंगे, यानी कि हम यहां से पेपर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? भारत से हम पेपर को पुर्तगीज भेजेंगे। और दूसरी बात जो है वो ये थी कि दूसरा एम इनका ये बना कि हम पहले अरब और इटालियंस को यहां से क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। दे ऑल्सो विशेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, है ना, इन एशिया, अफ्रीका एंड रिस्ट्रिक्ट द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अरब्स एंड तुर्कस। तो इनका यह भी मकसद था कि हम क्रिश्चियनिटी को क्या करेंगे? शाबाश, क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। कहां फैलाएंगे? एशिया में, अफ्रीका में। और इसके अलावा, क्रिश्चियनिटी फैलाने के अलावा इनका और एक मकसद था कि हम जो इन्फ्लुएंस है अरब्स का, यानी कि जो डोमिनेंस था अरब्स और तुर्कस का, ठीक है, यानी कि तुर्की के लोगों का, ठीक है, तो अरब्स और तुर्कस का जो इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस जो इनका भारत में था, तो उसको भी ये क्या करना चाहते थे? रिस्ट्रिक्ट करना चाहते, यानी कि धीरे धीरे उसको भी खत्म करना चाहते थे। प्रियर टू पुर्तगीज, ट्रेड इन इंडियन ओशन वाज मोनोपोली ऑफ अरब मर्चेंट्स। समझ लेना यहां पे,
यानी कि पुर्तगीज जब यहाँ पे आए भारत में, जब वो यहाँ आए, आप आगे देखोगे उन्होंने फिर यहाँ पे मतलब अच्छा खासा ट्रेड भी किया, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी फैलाई, ठीक। तो लेकिन अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेकेएसबी वाले आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताइए पुर्तगीज से पहले भारत में कौन सी कंट्री ट्रेड कर रही थी, तो आप याद रखना यहां पे अरब के जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट हम किसको बोलते हैं, मर्चेंट हम किसी पर्सन को बोलते हैं जो किसी जिसका काम क्या होता है, जो किसी चीज को बाई करता है और फिर सेल करता है, ठीक है, उसको मर्चेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले भारत में इंडियन ओशन जो है, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशन तो भारत का हिस्सा है ना, तो इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन से कौन ट्रेड कर रहे थे, इंडियन ओशन से ट्रेड कर रहे थे अरब के मर्चेंट्स, ठीक है, इंडियन ओशन से कौन ट्रेड कर रहे थे, अरब के मर्चेंट्स। देखिए अब आप सोचोगे, आपको पता है पुर्तगीज कहां पे है, ठीक है, ये यहां पुर्तगीज है, यहां हमारा भारत है, ठीक है, और यहां पे फिर अफ्रीका है, ऐसे, ठीक है, यहां पे पुर्तगीज है, ठीक। तो ऐसे यहां से इनको आना पड़ता था, ऐसे, ठीक है, ऐसे इनको यहां से आना पड़ता था। यहां पे मान लीजिए हमारा भारत है, ये इंडियन ओशन था यहां पे, तो ऐसे यहां से आते थे, ठीक। अब इससे पहले आपको यह भी पता नहीं कि यहां पे अरेबियन सी है और यहां पे सऊदी अरबिया हमारा पड़ता है ना। तो अब क्या हो रहा था कि यहां से अरब के मर्चेंट्स आ रहे थे इंडियन ओशन में, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशन जो है ना वो किन्होंने कब्जा किया था, अरब के मर्चेंट्स ने। जब अब पुर्तगीज यहां से आए, ठीक है, यहां से जब वो आए तो अब ये जो यहां से अरब के मर्चेंट्स ट्रेड कर रहे थे, उनको अब ये क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, इन अरब के मर्चेंट्स को, इनके ट्रेड को वो खत्म करना चाहते थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ पुर्तगीज विद इन 15 ईयर्स, जब पुर्तगीज फिर यहां इंडिया पहुंचे, ठीक है, पुर्तगीज जब इंडिया पहुंचे तो उसके बाद 15 सालों में उन्होंने क्या किया, दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अरब ट्रेड। 15 सालों में उन्होंने कंप्लीटली अरब के ट्रेड को डिस्ट्रॉय किया और उन्होंने अपना कंट्रोल ईस्टर्न ट्रेड पे जमा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंस हेनरी, ठीक है, याद रखना प्रिंस हेनरी, नाम याद रखना, प्रिंस हेनरी जिसको कहा जाता था नेविगेटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए नेविगेटर, द नेविगेटर जो है ये किसका निक नेम था, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी जो है जिसका नाम था द नेविगेटर, वो क्या था, ही वॉज टू इंटरेस्टेड विद द आइडिया ऑफ फाइंडिंग ए सी रूट टू इंडिया, हाउएवर ही डाइड बिफोर हिज ड्रीम कुड बी फुलफिल्ड। तो सबसे पहले पुर्तगीज में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ये बताइए पुर्तगीज में से, ठीक है, या यूरोपियंस में से सबसे पहला ऐसा कौन सा बंदा था जिसके जहन में ये आइडिया आ रहा था, ठीक है, जो इंटरेस्टेड था, ठीक है, हम ये कहेंगे कि जो बहुत ही इंटरेस्ट रखता था किसमें, इन फाइंडिंग द सी रूट टू इंडिया, ठीक है, यानी कि जो बहुत ही दिलचस्पी रखता था किसमें, जो बहुत ही दिलचस्पी रखता था इस चीज में कि मैं कोई सी रूट ढूंढूं जिसकी वजह से मैं कहां पहुंचूं, जिसकी मदद से मैं कहां पहुंचूं, भारत पहुंचूं। यानी कि प्रिंस हेनरी जो है ना, इसका बहुत बड़ा शौक था कि मैं कोई ऐसा सी रूट ढूंढूं जिसकी मदद से मैं कहां पहुंचूं, जिसकी मदद से मैं भारत पहुंचूं। इसका नाम क्या, इसका निकनेम क्या था, इसका निकनेम था द नेविगेटर। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रिंस हेनरी है ना, ये अपना ड्रीम अचीव करने से पहले ही इसकी डेथ हो गई, ठीक है, यानी कि इसका ड्रीम जो है ना वो फुल ये खुद नहीं कर पाया, ठीक है। फिर उसके बाद इन 1487 में क्या होता है, बार्थोलोम्यू डियाज इसका नाम होता है। क्या इसका नाम है, बार्थोलोम्यू डियाज इसका नाम होता है। बार्थोलोम्यू डियाज जो है ना वो कहां पूछा, वो साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका जो है जिसको कहा जाता था केप ऑफ स्टार्मस, ठीक है, उस वक्त यानी कि जिस वक्त बार्थोलोम्यू डियाज कहां पूछा, टिप ऑफ साउदर्न, ठीक है, टिप ऑफ अफ्रीका, सॉरी एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा, ये यहां पे अफ्रीका था ना, ये अफ्रीका है और यहां पे फिर हमारा भारत है, ठीक। ये जो अफ्रीका है ना, ये वाला जो टिप इसका है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ये टिप है ना, इसको जिस वक्त 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, पुर्तगाल से ऐसे यहां पहुंचा, ठीक है, तो उस वक्त इस टिप को क्या कहा जाता था, उस वक्त इस टिप का नाम रखा गया था केप ऑफ स्टार्मस। क्या रखा गया था, केप ऑफ स्टार्मस। तो देखिए आप 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका पहुंचा, यानी कि वो कहां पहुंचा, वो केप ऑफ स्टार्मस पहुंचा। एंड ही आल्सो बिकेम, याद रखना मेरे दोस्तों, 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज कहां पूछा, साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका केप ऑफ स्टार्मस तक वो पूछा। लेकिन
वो पहला ऐसा यूरोपियन शख्स उस वक्त बना 1487 में ही, वो पहला ऐसा यूरोपियन शख्स बना जो इंडियन ओशन में पहुंचा। ठीक है, जो पहला वो ऐसा पहला यूरोपियन शख्स था, वो पहला ऐसा यूरोपियन मैन था, वो पहला ऐसा यूरोपियन पर्सन था जो इंडियन ओशन पहुंचा। ठीक है, जो इंडियन ओशन तक पहुंचा। ठीक है, यानी कि अटलांटिक ओशन से वो आया और कहां पहुंचा, यहां इंडियन ओशन में, भारत के इंडियन ओशन में। लेकिन क्या वो भारत के मेनलैंड में घुसा? नहीं। क्या वो भारत के मेनलैंड तक पहुंचा? नहीं। इतना ही उसने किया कि वो इंडियन ओशन तक वो पहुंचा और उसके बाद वापस चला गया। ठीक है, याद रखना, बट नॉट इंटर्ड इंडिया, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा। ठीक है, देखिए आप, पुर्तगीज लेटर रिनेम्बर द केप एज केप ऑफ गुड होप, जिसको बार्थोलोम्यू डियाज ने उस वक्त केप ऑफ स्टार्मस, जिस वक्त उस टिप को, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो टिप है, अफ्रीका का जो टिप है, अफ्रीका का जो टिप है, जिस वक्त बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में वहां पूछा, उस वक्त उसका नाम क्या था? केप ऑफ स्टार्मस। लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उस केप ऑफ स्टार्मस का जो नेम है वो चेंज किया गया था एज केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का प्रीवियस नेम क्या था? शाबाश, इसका नाम था केप ऑफ स्टार्मस। तो ये जो केप ऑफ गुड होप है, इट रिप्रेजेंटेड द ओपनिंग ऑफ ए न्यू रूट टू ईस्ट। ठीक है, यानी कि ईस्ट मतलब इंडिया। ठीक है, यहां पे ये थे ना अफ्रीका में, यहां पे ऐसे, यहां पे ये थे। ठीक है, ये पुर्तगीज हैं और यहां पे हमारा भारत है, ये इनका ईस्टर्न साइड पड़ता था ना, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहां पे कि दिस ओपनड ए न्यू रूट टू ईस्ट। लेटर जो बार्थोलोम्यू डियाज था, उसको अब एक्सपीरियंस हो चुकी थी कि कहां से आना है। ठीक है, शिप किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओशंस में स्टार्म्स वगैरह भी उठते हैं, और जो उसको अब ये एक्सपीरियंस हो चुकी थी कि जो बोट्स वगैरह हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, और रूट भी उसको पता था। तो अब वो जो उसको एक्सपीरियंस हुई थी, उसने ये एक्सपीरियंस इस्तेमाल की, किसमें इस्तेमाल की, किसमें उसने यूज किया? इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शिप। उसने एक शिप बनाया। ठीक है, उसने ये शिप बनाया। ये जो शिप उसने बनाया, ठीक है, उसने जो ये शिप बनाया, उसके बाद यही शिप वास्को ड गामा ने क्या किया था? इस्तेमाल किया। जो वास्को ड गामा ने शिप इस्तेमाल किया, तो ये जो शिप है, इसकी कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया है वो किसका था? वो किसने दिया था? वो बार्थोलोम्यू डियाज ने दिया था, जो 1487 में इंडियन ओशन तक पहुंचा था, उसके बाद वापस चला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा। सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे ये आर्मडा। आर्मडा का मतलब होता है फ्लीट ऑफ वारशिप्स। फ्लीट ऑफ वारशिप्स, आर्मडा पता है किसको बोलते हैं? आर्मडा हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ वारशिप्स। अब आप बोलोगे सर ये फ्लीट क्या होता है? वारशिप्स आप समझ रहे होंगे, है ना? वारशिप्स यानी कि वो कोई मतलब बोट, या वो कोई हम कहेंगे एरोप्लेन, ठीक है, या कोई जेट, जो किसमें काम आता है? जंग लड़ने में जो काम आती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वारशिप। लेकिन फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट का मतलब होता है एक ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बोट्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बोट्स या एक ग्रुप ऑफ शिप्स जो है ना, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं फ्लीट। तो यहां पे आर्मडा का मतलब क्या है? आर्मडा का मतलब यहां पे क्या है? यानी कि एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बोट्स या एक ग्रुप ऑफ शिप्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बोट्स, एक ग्रुप ऑफ शिप्स, उसको बोलेंगे आर्मडा। ठीक है, आई होप अब आपको यहां पे ये समझ आएगा। देखिए, पहला जो पुर्तगीज, फर्स्ट पुर्तगीज इंडिया आर्मडा, यह इंडियन। ठीक है, फर्स्ट पुर्तगीज इंडियन आर्मडा, यानी कि वो पुर्तगीज का वो पहला आर्मडा जो इंडिया के लिए निकला था। ठीक है, यानी कि पुर्तगीज का वो पहला आर्मडा, यानी कि पुर्तगीज का वो पहला ग्रुप ऑफ बोट्स। ठीक है, यानी कि वो ग्रुप ऑफ बोट्स जो पुर्तगीज से निकला, कहां के लिए? इंडिया के लिए, जो वो रवाना हो गया, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पुर्तगीज इंडियन आर्मडा। यानी कि वो ग्रुप ऑफ बोट्स जो पुर्तगीज से निकला, कहां के लिए? इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है, ठीक है, जो भारत की तरफ क्या हो गया? रवाना हो गया, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट, उसको बोलेंगे पुर्तगीज इंडियन आर्मडा। ठीक, तो पहला पुर्तगीज इंडियन आर्मडा जो है वो भारत कब आया? वो 1498 में आया। ठीक, इट वॉज लेड बाय वास्को ड गामा। इसका जो हेड था, ये जो ग्रुप ऑफ बोट्स आया, ये जो पुर्तगीज का आर्मडा आया इंडिया, इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहा था वास्को ड गामा, यानी कि ये इनका हेड था, इनका कमांडर था। लेकिन अब ये जो आर्मडा है, जो जिसमें वास्को ड गामा था, ठीक है, ये जो आर्मडा है,
जो पहला पुर्तगीज इंडियन आर्मडा है, ठीक है, जिसमें वास्को दा गामा था, तो इसको कौन चला रहा था? उसको, उसका पायलट कौन था? उसका पायलट था गुजराती नेमर अब्दुल माजिद। कहां का था वो? गुजरात का था, गुजराती था वो, मुसलमान था, मुस्लिम था, उसका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, पायलट का नाम क्या था? अब्दुल माजिद। द फर्स्ट आर्मडा एंड फोर्थ पुर्तगीज इंडियन आर्मडा बोथ वायर लेड बाय वास्को दा गामा। जो पहला आर्मडा पुर्तगीज ने कहां भेजा? भारत। और जो फिर उन्होंने कौन सा भेजा? फोर्थ आर्मडा जो उन्होंने भेजा। पहला आर्मडा उन्होंने 1 2 3 4, अभी आप देखोगे उन्होंने 4 5 आर्मडे यहां पे भेजे, शायद उन्होंने 4 ही भेजे, शायद उन्होंने 4 ही भेजे, आई थिंक, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 4 ही भेजे थे, हम पढ़ेंगे आगे, आपका कंफ्यूजन में मतलब होने नहीं दूंगा, ठीक। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, जो उन्होंने पहला आर्मडा भेजा और फोर्थ आर्मडा जो उन्होंने भेजा, इन दोनों आर्मडाओं को कौन लीड कर रहा था? वास्को दा गामा इनको लीड कर रहा था, ठीक है। और अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए पुर्तगीज से जो आर्मडा निकले, ठीक है, पुर्तगीज से जो आर्मडा निकले, फर्स्ट आर्मडा या सेकंड आर्मडा, ठीक है, या थर्ड फोर्थ आर्मडा, ये किसने भेजे थे? ठीक है, पहले मैं आपको यहां पे बता रहा हूं फर्स्ट आर्मडा का और फोर्थ आर्मडा का ही मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आर्मडा और फोर्थ आर्मडा जो है इनको लीड कौन कर रहा था? वास्को दा गामा। और याद रखना, ये जो फर्स्ट आर्मडा और फोर्थ आर्मडा है, ये दोनों जो आर्मडास है ना, ये किसने भेजे थे? ये पुर्तगीज के किंग ने भेजे थे, जिसका नाम था किंग इमैनुअल फर्स्ट, ठीक है, किंग मैनुअल फर्स्ट ही उसको कहा जाता है, किंग इमैनुअल फर्स्ट या किंग मैनुअल फर्स्ट इसको कहा जाता है। तो उसी ने ये आर्मडास भेजे थे और वास्को दा गामा को हेड बना के, लीडर बना के उसको भेजा था, कहां? भारत के लिए। वास्को दा गामा सेल्ड अराउंड केप ऑफ गुड होप, यानी कि अब ये कहां पूछा? अफ्रीका के टिप तक ये पहुंचा, ठीक है। वास्को दा गामा सेल्ड अराउंड केप ऑफ गुड होप एंड कंटिन्यूड टू इंडिया। उसके बाद ये डायरेक्टली कहां आया? इंडिया आया। एंड रिचर्ड कैलिकट, कहां पूछा? कैलिकट। कैलिकट में एक जगह है जिसका नाम है कोझिकोड, ठीक है, इसको कोरी कोड़ी भी कुछ पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन कोझिकोड, जिस तरीके से मैं इसका स्पेलिंग देख रहा हूं, तो कोझिकोड इसका उसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब स्पेलिंग याद होना चाहिए, जगह का नाम पता होना चाहिए, बाकी वो प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो है वो चलेगी, ठीक है। तो कैलिकट में एक जगह है कोझिकोड, तो वहां पूछा। कैलिकट कहां पे? केरला में। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि किस स्टेट में पूछा वास्को दा गामा, तो केरला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस जगह पे, तो कोझिकोड, ठीक है, किस शहर में, तो वो था कैलिकट, ठीक है। तो याद रखना, वास्को दा गामा जो है वो कहां पहुंचा सबसे पहले? वो कोझिकोड, कैलिकट, केरला में पहुंचा, ठीक है। कब पहुंचा? ऑन 17 मई 1498, डेट याद रखना है, 17 मई 1498 में वास्को दा गामा जो है वो कहां पहुंचा? वो भारत पहुंचा। कहां से आया वो? पुर्तगीज आया। पुर्तगीज पहले एक ऐसी यूरोपियन कंट्री थी जो भारत में सबसे पहले आई थी, ठीक है। 10 ही बिकेम, यानी कि वास्को दा गामा बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी and also became the first European to discover a new sea route from Europe to India। तो अब आपने क्या देखा? अब आपने क्या देखा कि वास्को दा गामा जो है, अब वो यूरोप का पहला शख्स ऐसा बना जो इंडिया पहुंचा, ठीक है, जो इंडिया पहुंचा बाय सी रूट, है ना। और वो पहला ऐसा यूरोपियन बना जिसने एक न्यू सी रूट डिस्कवर किया, कहां के लिए? यूरोप से इंडिया के लिए, ठीक है। पहले भी किया था, लेकिन कहां तक? केप ऑफ स्टार्मस तक, है ना, यानी कि केप ऑफ गुड होप तक ही कौन आया था? बार्थोलोम्यू डियाज। और वो बराबर इंडिया नहीं पहुंचा था, वो इंडियन ओशन तक ही पहुंचा था और वापस चला गया, ठीक है। लेकिन अब वास्को दा गामा ये ऐसा पहला कौन बना यूरोपियन जो बराबर इंडिया तक आया था, ठीक है। और इसने ये पहला एक यूरोपियन बना जिसने एक नया सी रूट ढूंढा, कहां के लिए? यूरोप से इंडिया के लिए। When वास्को दा गामा रीच्ड कैलिकट, जब वास्को दा गामा कहां पहुंचा? कैलिकट जब वो पहुंचा तो उस वक्त क्या हुआ? एट द टाइम कैलिकट वाज रूलड बाय हिंदू रूलर। उस वक्त कैलिकट में एक हिंदू रूलर, ठीक है, हिंदू किंग था वहां पे, उसका नाम था जेमोरिन मना विक्रमा, ठीक है, उसका नाम था जेमोरिन मना विक्रमा, उसका नाम था। तो वो उस वक्त वहां का क्या था? बादशाह था। किस वक्त बादशाह था? जिस वक्त वास्को दा गामा कैलिकट पहुंचा। तो उसके बाद याद रखना, जेमोरिन जो है, किंग जेमोरिन जो है, किंग जेमोरिन ने ही उसको रिसीव किया, वेलकम किया। याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसको किसने रिसीव किया। याद रखना, किंग जेमोरिन ने उसको वहां पे रिसीव किया। ऑन द रिटर्न जर्नी, जब अब वास्को दा गामा इंडिया पहुंचा, उसके बाद तो वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पे मत सेटल हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जहां से वो जाएगा फिर उस वक्त उसके बाद ही फिर से वापस आता है,
पढ़ेंगे हम आगे हिस्ट्री में। देखिए, ऑन द रिटर्न जर्नी, जब अब वास्को दा गामा भारत से वापस चला जाता है, कहां के लिए? पुर्तगीज के लिए। वास्को दा गामा रिटर्नड विद ए कार्गो। कार्गो का मतलब होता है कोई चीज जो आप शिप में मतलब साथ ले जाओगे, उसको बोलेंगे कार्गो। तो वास्को दा गामा ने यहां से एक चीज साथ लिया, ठीक है। वो चीज क्या थी? वो गुड़ क्या था? कार्गो ऑफ पेपर, यानी कि उसने पेपर जो है ना, पेपर स्पाइसेस है, ठीक है, स्पाइसेस में आता है, तो उसने पेपर यहां से लिए, ठीक है। दैट सोल्ड फॉर 60 टाइम्स द कास्ट ऑफ वोएज। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये किसी को मतलब जहन में अच्छी तरीके से आता ही नहीं कि ये क्या है, दैट सोल्ड फॉर 60 टाइम्स द कास्ट ऑफ हिज वोएज। देखिए, मैंने आपको बोला जब वास्को दा गामा भारत से वापस चला गया, ठीक है, कहां? पुर्तगाल के लिए, पुर्तगीज के लिए, तो उसने शिप में एक चीज साथ लिया जिसका नाम है, एक स्पाइस साथ लिया जिसका नाम है पेपर। एक वेसल में उसने भरा, ठीक है, ये पेपर उसने एक वेसल में भरे। अब जिस वक्त ये फिर कहां पूछा? पुर्तगीज जब ये पूछा, जब ये कहां वापस पूछा? पुर्तगीज जब ये पूछा, वहां पे जब उसने ये वेसल से ये पेपर खोले और मार्केट में भेजे, तो पता है मार्केट में उसका प्राइस वहां पे कितना आया? कितना आया? मान लीजिए अगर पुर्तगीज से लेकर भारत आने तक, ठीक है, पुर्तगीज से लेकर भारत आने तक इसको 1 रुपया लगा, ठीक है, इसको खर्चा लगा, ठीक है। पुर्तगीज से भारत आने में अगर उसको 1 रुपया खर्च लगा, 1 रुपये का खर्चा आया, तो जब उसने यहां से ये पेपर लिए और वहां पे मार्केट में भेजे, पता है, और ये छोटा सा एक वेसल था, तो पता है वहां पे इस पेपर का जो वैल्यू है वो कितना आया, ठीक है, इसकी रेट कितनी आई? वहां पे 60 रुपीज आई। खर्चा कितना लगा था? पुर्तगाल से लेकर भारत आने में खर्चा कितना लगा? 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपी। लेकिन जब उसने ये पेपर यहां से लिए और मार्केट में भेजे, तो उसका प्राइस वहां पे कितना आया? 60 रुपीज। यानी कि 60 टाइम्स, आप देख सकते हो, यानी कि 60 टाइम्स उसका कास्ट आया, ठीक है, 60 टाइम्स उसकी जो रेट है वो ज्यादा आई। कहां पे? कहां पे? पुर्तगीज में। किसकी रेट ज्यादा आई? पेपर्स की रेट ज्यादा आई। देन हिज वोएज, वोएज का मतलब होता है सफर, जर्नी, ठीक है। जर्नी में जो इसको जितना भी पैसा लगा, ठीक है, उसका 60 टाइम्स ज्यादा। फिर जब उसने ये पेपर वहां पे भेजे, तो वो खर्चा उसको उसी में निकला, ठीक है, लेकिन 60 टाइम्स ज्यादा आया, ठीक है, याद रखना। The arrival of Vasco da Gama opened a new chapter in the history of India's trade with Europe. The second Portuguese Indian Armada reached India in March 1500. फर्स्ट पुर्तगीज कब आया? 1498 में। सेकंड पुर्तगीज कब आया? मार्च 1500 में, याद रखना। इट वाज लेड बाय पेड्रो एल्वेरिज कैब्रल। याद रखना, सेकंड पुर्तगीज आर्मडा जो है, यानी कि सेकंड जो ग्रुप है बोट्स का, वो कब यहां पहुंचा? 1500 में, मार्च 1500 में। उसका लीडर कौन था? पेड्रो एल्वेरिज कैब्रल। फर्स्ट और फोर्थ का कौन था? वास्को दा गामा। दिस आर्मडा आल्सो बिकेम द फर्स्ट ब्राजील आर्मडा। तो ये जो आर्मडा है ना, ये जो सेकंड पुर्तगीज आर्मडा है ना, इसको कहा जाता है फर्स्ट ब्राजील आर्मडा भी। अब आप बताओगे क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये पुर्तगीज से आया ना, ये पहले ब्राजील गया, ठीक है। कहां गया? ये जब पुर्तगीज से आए पहले कहां गया? पहले ब्राजील गया। यानी कि अब ये जाहिर सी बात है, जब ये ब्राजील पहले गया, इसका मतलब भी है ना कि ये ब्राजील का पहला आर्मडा भी बना है ना। ब्राजील के लिए भी अब ये पहला आर्मडा बना पुर्तगीज से, ठीक है। यानी कि ब्राजील के लोग भी अब कहेंगे कि जो पेड्रो अल्वेरिज कैब्रल का जो आर्मडा था, वो हमारा पहला, वो ब्राजील का पहला क्या था? पुर्तगीज आर्मडा था। उनके लिए पहला है, लेकिन हमारे लिए सेकंड था, क्योंकि भारत में ऑलरेडी एक आर्मडा आया था, वास्को दा गामा जिसका लीडर था। तो ये किसके लिए? याद रखना, ये ब्राजील के लिए पहले आर्मडा बना। तो याद रखना, इसमें आप याद रखना, देखिए, एज इट मार्कड अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू ब्राजील ऑन द वे, ठीक है। देखिए, द सेकंड आर्मडा लेफ्ट विद द एम ऑफ मेकिंग ए ट्रीटी विद जेमोरिन ऑफ कैलीकट। तो जिस वक्त सेकंड आर्मडा आया, पहला आर्मडा जब आया तो उसका मकसद था कि हम एक रूट ढूंढेंगे। सेकंड आर्मडा जब भेजा गया, ठीक है, सेकंड आर्मडा जब भेजा गया, वो इस मकसद से भेजा गया था कि उनको कहा गया था, ठीक है, ये जो एल्वेरिज है ना, ये जो एल्वेरिज कैब्रल है ना, इसको वहां पे कहा गया था कि इस वक्त आप किंग जेमोरिन के साथ एक ट्रीटी साइन करना, किसके लिए? ट्रेड के लिए, ठीक है। इनके उस वक्त उसको कहा गया था, सेकंड आर्मडा जो भेजा गया था एल्वेरिज को कहा गया था कि इस वक्त आप जेमोरिन को कहना कि हमें इजाजत दीजिए कि हम पुर्तगीज की फैक्ट्री एक सेटअप कहां करेंगे? कैलीकट में, यानी कि भारत में, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जो है ना, अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि बताइए फाउंडर ऑफ ब्राजील कौन है, तो
ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। ब्राजील का जो फाउंडर है वो कौन है, वो यही था, पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल। जिस वक्त सेकंड आर्मडा आया ना, पहले ब्राजील गया ना, तो ब्राजील को उसी वक्त डिस्कवर किया किसने, पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल। इसको इससे पहले यानी कि पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल से पहले ब्राजील कोई नहीं गया था, ना ही इसके बारे में किसी को इल्म थी। ठीक है, तो पहला जो है ना इसको डिस्कवर किसने किया था, पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल ने ही ब्राजील को डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया, जब वो सेकंड आर्मडा लेके, जब वो सेकंड आर्मडा को लीड कर रहा था और भारत की ओर आ रहा था। ठीक है, नाउ थर्ड पुर्तगीज इंडियन आर्मडा, थर्ड पुर्तगीज इंडियन आर्मडा जो है वो इंडिया कब आया, 1501 में। तो इसका लीडर कौन था, इसका लीडर था जोआ डा नोवा। ऑल द आर्मडाज, हाँ देखिए आप, जितने भी आर्मडाज भेजे गए, ये किसने भेजे, इंडिया भारत में जितने भी पुर्तगीज के आर्मडा आए, ये किसने भेजे, ये किंग मैनुअल फर्स्ट ने भेजे। इसका मतलब है फर्स्ट भी उसने भेजा, सेकंड भी उसने भेजा, थर्ड भी उसने भेजा, फोर्थ भी उसने भेजा, लेकिन लीडर्स अलग अलग थे। पहले और फोर्थ का कौन था, पहले वाला और फोर्थ वाला का कौन था, उसका था वास्को डा गामा। सेकंड वाले का कौन था, पेड्रो अल्वेरिस है ना कैब्रल। तो थर्ड वाले का कौन था, जोआ डा नोवा। फोर्थ का कौन था फिर, वास्को डा गामा। फर्स्ट आर्मडा डिपार्टेड फ्रॉम लिस्बन, पहला आर्मडा जो भारत आया था, ठीक है, पुर्तगीज से जो पहला आर्मडा भारत आया था, तो वो पुर्तगीज के किस शहर से वो निकले, वो लिस्बन से निकले थे। ठीक है, लिस्बन से वो जुलाई 1497 को निकले। यहां से लिस्बन से वो जुलाई 1497 को निकले और भारत कब पहुंचे, शाबाश, 1498 में। यानी कि ऑलमोस्ट इनको कितना टाइम लगा, ठीक है, यानी कि 1 साल है ना, लगभग 1 साल से भी ज्यादा। ठीक है, 320 डेज लगभग, आप काउंट करना कितने डेज लगी, जुलाई से लेकर मई तक, 1497 से लेकर 1498 तक। अब याद रखना, जो पहला आर्मडा था जो लिस्बन से निकला, उसमें 4 शिप्स थे और 170 मैन थे। ठीक है, यानी कि वास्को डा गामा अकेला नहीं आया था। फोर्थ पुर्तगीज इंडियन आर्मडा रीचड इंडिया इन 1502, फोर्थ कब पूछा, 1502 में वो इंडिया पूछा। इसको भी लीड कौन कर रहा था, वास्को डा गामा। तो इसका मतलब है वास्को डा गामा अब रिविजिट उसने किया इंडिया। पहला विजिट कब किया, 1498 में, जब पहले आर्मडा के साथ आया। उसके बाद ये वापस गया, पेपर साथ लेके गया। उसके बाद सेकंड जो जब ये फोर्थ आर्मडा में आया, तो उस वक्त इसका ये दूसरा विजिट था, किसका, वास्को डा गामा का। तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि ये बताइए वास्को डा गामा ने रिविजिट, सेकंड विजिट उसने कब किया, तो याद रखना एंड देन इन, हाँ, 1502 में वो रिविजिट किया। एंड देन इन 1502 टू 1503 उसने क्या किया, उसने एक पहली पुर्तगीज फैक्ट्री उसने सेटअप की। कहां पे, वास्को डा गामा ने पहली पुर्तगीज फैक्ट्री सेटअप की, कहां पे, कोचिन में, कोची भी जिसको बोलते हैं, केरला में। अगर आपसे अब पूछा जाएगा ये बताइए पुर्तगीज की जो पहली फैक्ट्री है वो कब स्टैब्लिश की गई, 1502 टू 1503 में वो स्टैब्लिश की गई। कहां पे स्टैब्लिश की गई, कोचिन या कोची में, कहां पे, केरला में। किसने स्टैब्लिश की, वास्को डा गामा ने। नाउ देखिए, नोट यहां पे आपके लिए एक है, फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री वाज डिस्कवर्ड बाय पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल। पहली जो पुर्तगीज फैक्ट्री हैं वो किसने डिस्कवर की थी, वो डिस्कवर की थी पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल ने, यानी कि वो स्टैब्लिश की थी, यहां पे स्टैब्लिश रखना प्लीज। ठीक है, वो स्टैब्लिश किसने की थी, पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल ने। वाइल ही केम विद सेकंड पुर्तगाल इंडिया, ठीक है, वाइल ही केम विद सेकंड पुर्तगीज इंडिया, ठीक है, इंडियन आर्मडा इन 1500, यानी कि देखिए फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री जो है वो डिस्कवर किसने की थी, वो स्टैब्लिश किसने की थी, पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल ने, जब वो सेकंड पुर्तगीज इंडियन आर्मडा के साथ आया, कब, 1500 में, कहां पे, कैलीकट में। आफ्टर मेकिंग ट्रीटीज विद रूलर्स, आप खोजीकोड़ा के साथ उसने क्या की, साइन की ट्रीटी, और कैनोरी, कैनोरी भी कहां पे, केरला में ही, खोजीकोड़े भी केरला में है, यानी कि केरला के रूलर्स के साथ इसने क्या किया, शाबाश, ट्रीटी साइन की, और उसको यानी कि फिर उसने वहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की। हाउएवर, लेकिन क्या हुआ, जो फैक्ट्री थी ना, ये जो फैक्ट्री थी, जो किसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, पेड्रो अल्वेरिस कैब्रल ने। हाउएवर दिस फैक्ट्री वाज पुट ऑन फायर बाय अरब्स, इसको अरब्स ने जलाया था। ठीक है, इसको, इस फैक्ट्री को अरब्स ने आग लगाई। हियर ए बैटल ऑफ कैलीकट टुक प्लेस, यहां पे एक बैटल भी हुई फिर, जिसका नाम क्या रखा गया, बैटल ऑफ कैलीकट। जिसमें क्या हुआ, इन विच सिवियरल डेथ्स ऑकर्ड, जिसमें सिवियरल डेथ्स ऑकर्ड हुई। ठीक है, बहुत सारे डेथ्स। सो कैब्रल वेंट बैक टू पुर्तगीज इन 1502, उसके बाद कैब्रल जो है वो 1502 में वापस चला गया, जब उसने देखा कि मैंने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की इसको भी अरब्स ने आग लगा दी। अब देखिए समझाने का मतलब क्या है, जिस वक्त पहले वास्को डा गामा आया, कब, 1498 में, जो मैंने आपको बताया, उस वक्त उसने कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं की। ठीक है, उसने उस वक्त सिर्फ एक रूट ढूंढा।
फिर जब सेकंड आर्मडा आया, मैंने आपको अभी अभी पहले ही बताया कि जब सेकंड आर्मडा आया, सेकंड आर्मडा इसलिए भेजा गया था, उनको वहां पे कहा गया था, जो कैब्रल है ना, उसको वहां पे कहा गया था कि आप इस वक्त जैमोरिन के साथ ट्रीटी साइन करना, किसके लिए? फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। अब इसने कोझिकोड का जो रूलर है जैमोरिन जो है, उसने उसको अब मतलब इजाजत दी थी, किसको? कैब्रल को, कि आप फैक्ट्री स्टैब्लिश करो। लेकिन इसने स्टैब्लिश की, लेकिन अरब्स जो हैं उनको ये बात जो है ये ठीक नहीं लगी, ठीक है, उनको ये डेवलपमेंट इनकी ठीक नहीं लगी, उन्होंने इसको खत्म किया। क्यों? उन्होंने क्यों जला दी, उन्होंने आग क्यों लगा दी? उन्होंने ये सोचा कि ये अब हम पे रूल करने आए, ठीक है। उन्होंने सोचा कि अगर ये यहाँ पे उन्होंने उनका डोमिनेंस यहाँ पे आया, तो उसके साथ ही अरब जो हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। देन इन 1505 अनदर फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैनोरी, यहाँ जिसको हम कैनवार भी बोलते हैं, ये वास्को दा गामा ने लगाई थी। 1505 में वास्को दा गामा ने कैनोरी में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पॉइंट्स आर फैक्ट्रीज ऑन लैंड वायर कॉल्ड फ्यूटरीज। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए पुर्तगीज के जो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, या जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्रीज, पुर्तगीज के जो फैक्ट्रीज हैं उसको क्या कहा जाता था? पुर्तगीज में उसको कहा जाता है फ्यूटरीज, FEITORIS, फ्यूटरीज, ठीक है। द अर्ली स्पाइस ट्रेड ऑफ पुर्तगीज कंप्राइज्ड ऑफ मेनली पेपर एंड सिनामोन। याद रखना, सबसे पहले पुर्तगीज जो है, सबसे पहले उन्होंने किसका ट्रेड किया? पेपर और सिनामोन का। Portuguese States of India was governing body formed in 1503 to 1504. It meant to be governing body of various Portuguese fortresses and colonies, and it was required to function under a viceroy. याद रखना, पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया जो है ना, ये एक बॉडी थी, ठीक है, ये एक गवर्निंग बॉडी थी। ये किसको गवर्न कर रही थी? ये कब बनी थी? पहले आप देख लीजिए। पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया जो है ना, ये गवर्निंग बॉडी थी। ये 1503 टू 1504 में ये बनाई गई थी ये बॉडी। तो इसका काम क्या था? ये नजर रखती थी, ठीक है, यानी कि ये मेंटेन करती थी, ये एडमिनिस्टर कर रही थी, किसको? पुर्तगीज के जो फोर्ट्रेस थे, यानी कि पुर्तगीज के जो फोर्ट्रेस थे ना, उनको ये मेंटेन कर रही थी, और उनकी जो अपनी कॉलोनीज थी पुर्तगीज की, उनको ये क्या कर रही थी? उनको ये मेंटेन कर रही थी, एडमिनिस्टर कर रही थी। और ये जो पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया है, ये किसके अंडर काम कर रही थी? ये एक विसिराय के अंडर काम कर रही थी, ठीक है। यानी कि पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया जो है ना, इसके लिए एक विसिराय जो है ना, विसिराय फिक्स किया जाता था इसके लिए। यानी कि पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया का एक हेड होता था, जिसको क्या कहा जाता था? वाइसराय, ठीक है। विसिराय वाइसराय पढ़िए, वाइसराय जिसको कहा जाता था, तो वही इसको मतलब फिर गवर्न कर रहा था, फोर्ट्रेस को और कॉलोनीज को। अब देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा 1505 टू 1509 जो यहां पे रहे, कहां पे? भारत में। फ्रांसिस्को डी अल्मेदा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर या फर्स्ट विसिराय। गवर्नर बताइए या बताइए विसिराय, ठीक है। कुछ बुक्स में गवर्नर लिखा गया है कि मतलब ये जो मैंने आपको बोला पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया जो है, कुछ बुक्स में लिखा गया था कि इसका गवर्नर बनाया जाता था, कुछ बुक्स में लिखा गया था कि इसका वाइसराय बनाया जाता था, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेदा जो है, ये पहला फर्स्ट गवर्नर था या पहला वाइसराय था, किसका? इंडिया का था। फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 साल के लिए उसको बनाया गया था, ठीक है। किसका हेड बनाया गया? किसका विसिराय बनाया गया? पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया का। उसके बाद अल्मेदा इंट्रोड्यूसेस ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मेदा जो है ना, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेदा है ना, इसने क्या इंट्रोड्यूस की? तो आपसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ना, ये किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की भारत में? तो ये की फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने, जो पुर्तगीज का गवर्नर था, ठीक है। तो विच, इसका मतलब क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद क्या था? इसका मतलब क्या था? विच एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग नेवल सुपरमेसी ऑफ द पुर्तगीज इन इंडियन ओशन रादर देन ओवरलैंड। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेदा है ना, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी पे इंट्रोड्यूस की, जिसका मकसद ये था कि हम सिर्फ किसका, कौन सा? नेवल सुपरमेसी हम एख्तियार करेंगे, यानी कि नेवी सुपरमेसी, ठीक है। यानी कि जो वाटर वेज है, ठीक है, जो मतलब ओशन रूट्स हैं, उस पे हम क्या करेंगे? शाबाश, उस पे हम डोमिनेंस दिखाएंगे, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे? कब्जा करेंगे, उन पे हम अपना पावर जो है वो क्या करेंगे? शाबाश, वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि पावर जो है, हमारा पावर जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए? वाटरवेज के ऊपर होना चाहिए। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद था, ना कि ओवरलैंड, यानी कि मेनलैंड जो है, मेनलैंड के साथ ही उस वक्त छेड़ते नहीं थे। ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद ये था कि सिर्फ ओशन रूट जो है उनको कब्जा किया जाए। अल्मेदा कंस्ट्रक्टेड, ये जो अल्मेदा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा है ना, इसने एक यहाँ पे एक फोर्ट बनाया, जिसका नाम क्या था? फोर्ट अंजी दिवा, ठीक है। फोर्ट अंजी दिवा जो है ना, ये किसने बनाया? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने बनाया। कहां पे बनाया? ऑन अंजी दिवा आइलैंड, ठीक है। अंजी दिवा आइलैंड पे
फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने फोर्ट अंजीविदा बनाया, जो कहाँ पे है, लाइंग एट बॉर्डर ऑफ मुस्लिम बीजापुर एंड हिंदू विजयनगर स्टेट्स। उस वक्त दो स्टेट्स थे, ठीक है, बड़े स्टेट्स। एक था विजयपुर का स्टेट जिसमें मुस्लिम्स रहते थे, और दूसरा था विजयनगर स्टेट, ठीक है, विजयनगर स्टेट में हिंदूज रहते थे। तो इसने ये जो फोर्ट बनाया, ये इसने कहाँ पे बनाया, ये इसने इसके बॉर्डर पे बनाया, यानी कि इनका बॉर्डर यहाँ बॉर्डर पे इसने बनाया फोर्ट अंजीदेवा। इन 1508 में क्या हुआ, ज्वाइंट मुस्लिम नेवल फोर्स था, ठीक है, ज्वाइंट मुस्लिम नेवल फोर्स जिसमें गुजरात के एक सल्तनत था और ममीलुक इजिप्टियन फ्लीट, ठीक है, यानी कि इजिप्ट के जो फ्लीट है, ठीक है, ममलुक इजिप्टियन फ्लीट और गुजरात सल्तनत जो है 1508 में उन्होंने ज्वाइंट मुस्लिम नेवल फोर्स बनाया, जिन्होंने किसको अटैक किया, पुर्तगीज के फ्लीट को अटैक किया, ठीक है, यानी कि पुर्तगीज के बोट्स को, पुर्तगीज के ग्रुप ऑफ बोट जो उस पे उन्होंने अटैक किया, कहां पे, चवल और दबुल में उन्होंने इस पे अटैक किया। इस अटैक में क्या हो गया, अल्मेदा, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा का जो बेटा है वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, अटैक किया गया तो उसको मारा गया, ठीक है। उसके बाद दिस बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ चवल, इसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ चवल या बैटल ऑफ डबल भी इसको कहा जाता है। लेटर उसके बाद अल्मेदा का बेटा भी अब उसने खो दिया। अल्मेदा ने उसके बाद क्या किया, उसने ये जो ज्वाइंट फोर्स है उसने अब बदला लिया, ठीक है, ये जो ज्वाइंट फोर्स था इनका, गुजरात के सल्तनत का, या ये जो और था ममलुक इजिप्टियन फ्लीट जो था, ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया, अब शाबाश, उनको फिर डिफीट किया किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने। क्यों, अब इसने ये बदला लिया, ठीक है, कहां पे इनको डिफीट किया, बैटल ऑफ दियो में, याद रखना। तो इस्टेब्लिशिंग पुर्तगीज सुपरमेसी और इंडियन ओशन, जब इसने बैटल ऑफ दियो में, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने जब बैटल ऑफ दियो में ये जो ज्वाइंट मुस्लिम फोर्स है उसको हराया, तो उसके बाद इन्होंने अपना जो सुपरमेसी है, ठीक है, अपना जो पावर है, वो अपना जो कब्जा है वो किस पे जमा दिया, इंडियन ओशन पे। अल्मेदा वाज फॉलोड बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्को, तो यानी कि ये सेकंड गवर्नर था, ये सेकंड वायसराय था, किसका, ये सेकंड वायसराय था, जो मैंने अभी आपको बोला पुर्तगीज का जो यहाँ पे एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी, स्टेट गवर्निंग बॉडी, तो ये उसका सेकंड गवर्नर था। 1509 से लेकर 1515 तक ये रहा। अल्बुकर्क्यू अराइव्ड इंडिया इन 1503, कब पहुंचा, 1503 में, और उसके बाद ये सेकंड पुर्तगीज वायसराय बना इंडिया का, कब, 1509 में। अल्बुकर्क्यू वाज ग्रेटेस्ट पुर्तगीज वायसराय, ठीक है, ये अल्बुकर्क्यू जो है ना, ये पुर्तगीज का सबसे मतलब ब्रेव भी था और चालाक भी था, ठीक है, स्किलफुल था ये, ठीक है। ही इज कॉल्ड एज रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया कौन है, क्या वो वास्को डा गामा है, नहीं, वो अल्बुकर्क्यू है। ही सेट अप हिज हेडक्वार्टर एट कोचिन, इसने अपना हेडक्वार्टर कहां पे बनाया, कोचिन में। अल्बुकर्क्यू कैप्चर्ड दीव, इसने दमन एंड दीव जिसको हम बोलते हैं ना, कि दीव हुई, लेकिन याद रखना दमन एंड दीव दो अलग अलग हैं, ठीक है। अल्बुकर्क्यू ने दीव को कैप्चर किया 1509 में, और उसने उसके बाद गवा को भी कैप्चर किया 1510 में। लेकिन जिस वक्त उसने गवा को 1510 में कैप्चर किया, तो किस सुल्तान से इसने ये कैप्चर किया, बीजापुर के सुल्तान से, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से गवा को कैप्चर किया किसने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ने, ठीक है, कब, 1510 में। 1509 में उसने दियो को कैप्चर किया। अल्बुकर्क्यू इनकरेजेड द लोअर क्लासेस ऑफ पुर्तगीज सेटलर्स टू मैरी इंडियन वुमेन। पुर्तगीज के जो क्या थे, पुर्तगीज के जो लोअर क्लास के जो लोग थे ना, तो ये जो अल्बुकर्क्यू है ना, उसने वहां पे जब पुर्तगीज के जो लोग हैं ना, उनको ये बोल रहा था, पुर्तगीज के लोगों को, कि जो लोअर क्लास के लोग थे, यानी कि जिनको वहां पे कोई रिश्ता वगैरह नहीं देता था, ठीक है, होता है ना, मतलब जिसको कोई रिश्ता नहीं देता, यानी कि वहां पे जो मैरिज किया जाता था लोअर क्लासेस को, वहां पे अब मतलब मान लीजिए ये हायर क्लास की बेटियां थी, ठीक है, तो ये जो हायर क्लास के जो लोग थे ना, ये अपनी बेटी का शादी यहाँ इन लोअर क्लास में कराना नहीं चाहते थे, इसलिए अब क्या होता था, यहाँ के जो लोअर क्लास के लोग जो है ना, वो अनमेरिड रहते थे। अब जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू है, इसने ये प्लान बनाया कि मैं इन लोअर क्लास के लोगों को, सेटलर्स को लाऊंगा और इनको भारत की जो वुमेन है उनके साथ इनको शादी कराऊंगा। जाहिर सी बात है, जब ये इंडिया के वुमेन के साथ, इंडियन वुमेन के साथ जब वो शादी करेंगी तो बच्चा वगैरह पैदा हो जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगी, लॉयल्टी बढ़ जाएगी, है ना, अब इनका कब्जा है, अब इनका पावर जो है ना, इनका जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाएगा भारत पे, ठीक है, क्यों, अब रिश्ता बन जाएगा। फ्रॉम दैट टाइम, उसके बाद
फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, उसके बाद पुर्तगीज ने स्टार्ट किया सेटलिंग कहाँ पे, स्टार्ट सेटलिंग इन गवा। तो गवा में अब वो रहने लगे। अल्बुक्वेर्क्यू वाज द फर्स्ट टू एबॉलिश सती। याद रखना, यूरोपियन में से सबसे पहले सती किसने एबॉलिश किया भारत में, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्बुक्वेर्क्यू। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू एबॉलिश सती विच वॉज वर्ग्यू इन दैट टाइम इन हिज टेरिटरीज। ठीक, अल्बुक्वेर्क्यू इंट्रोड्यूसड पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। अब ब्लू वाटर पॉलिसी आपको समझ में आई, यानी कि सिर्फ नेवी पे कब्जा करना था, सिर्फ वाटर पे कब्जा करना था, ओशंस पे कब्जा करना था। लेकिन इंपेरियलिज्म का मतलब क्या था? विच एम्ड एट एक्सटेंडिंग पावर एंड डोमिनियन स्पेशली बाय डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन आर बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल ऑफ अदर टेरिटरीज एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म किसने इंट्रोड्यूस की? अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क्यू ने। तो इसका मकसद क्या था पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म का? उनका मकसद था कि हम किस पे, ओशन पे कब्जा करेंगे। इंपेरियलिज्म का मकसद ये था कि हम डायरेक्टली टेरिटरी को कब्जा करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनको कब्जा करेंगे। ठीक है, यहाँ का जो इकोनॉमी है, यानी कि इकोनॉमिकल जो चीजें हैं उन पे कब्जा करेंगे। ये किसका था? ये पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म का मकसद था जो अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क्यू ने इंट्रोड्यूस किया था। अल्बुक्वेर्क्यू एनकरेज्ड हिज कोर्टमैन टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, और उसने क्रिश्चियनिटी फैलाने पे भी ज्यादा जोर दिया। ठीक है, एंड मैरी इंडियन वुमेन, और ये तो मैंने आपको पहले बोला। ही आल्सो एबॉलिश्ड सती इन हिज रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल। ठीक, निनो डी कुन्हा वाज अनदर मेजर पुर्तगीज वायसराय आफ्टर अल्बुक्वेर्क्यू। अल्बुक्वेर्क्यू के बाद और एक आया निनो डी कुन्हा, ये भी एक बहुत अच्छा पुर्तगीज का मतलब बहादुर था। ठीक है, तो स्किलफुल ये भी था, चालाक था। इन 1530 उसने क्या किया? ही ट्रांसफर्ड पुर्तगीज कैपिटल टू गवा। याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगीज का पहला कैपिटल, ठीक है, पुर्तगीज का कैपिटल कौन था पहले? वो था कोचिन। ठीक है, तो दूसरा कैपिटल कौन था? याद रखिए, वो गवा था। तो कब ट्रांसफर किया गया कैपिटल कोचिन टू गवा? 1530 में। ठीक है, कोचिन वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ पुर्तगीज, दस मेकिंग गवा एज कैपिटल ऑफ पुर्तगीज, यानी कि सेकंड कैपिटल अब ये बन गया। निनो दी कुन्हा दियू एंड बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात इन 1534। he also acquired Daman in 1500। he also acquired Daman in 1559। निनोदी कुन्हा, एक सेकेंड, ये यहां पे लिखा गया है निनोडी कुन्हा जो है ना, निनोडी कुन्हा एक्वायर्ड होगा ये। ठीक है, एक्वायर्ड याद रखना, एक्वायर्ड बैसिन, उसने बैसिन को कब्जा किया। बहादुर शाह ऑफ गुजरात जो है ना, बहादुर शाह ऑफ गुजरात से उसने क्या छीन लिया? बैसिन वाली टेरिटरी। किसने? निनोडी कुन्हा ने। उस कब छीन ली? 1534 में। उसके बाद 1559 में निनोडी कुन्हा ने दमन को भी कैप्चर किया। पुर्तगीज लास्ट हुगली इन 1631। हुगली को पुर्तगीज ने कब लास्ट किया? 1631 में, ज्यूरिंग रीन ऑफ शाहजहां। इन 1661 पुर्तगीज किंग जोहान फोर, जिसका नाम था, उसने बम्बई क्या दिया? उसने बम्बई किसको भेजा? किसको दिया? चार्ल्स सेकंड को दिया, इंग्लैंड का जो था। याद रखना, 1661 में पुर्तगीज का जो किंग था, जिसका नाम था किंग जोहान फोर, उसने बम्बई को चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड को भेज दिया। ठीक है, क्यों भेज दिया? एज डाउरी दी। ठीक है, क्यों डाउरी दी? फॉर मैरिंग हिज सिस्टर। उसने, यानी कि किंग जोहान फोर जो है, उसने अपनी बहन की शादी किसके साथ की थी? चार्ल्स सेकंड के साथ की थी। ठीक है, और उसके बाद उसने उसको एज डाउरी दी थी, कौन? बम्बई। फेमस जेसिस सेंट, जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, अराइव्ड इन इंडिया विद मार्टिन अल्फोंसो डी सोजा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेंट फ्रांसिस्को जेवियर जो है वो किसके साथ इंडिया आया था? याद रखना, वो मार्टिन अल्फोंसो डी सोजा के साथ आया था। और ये जो सेंट फ्रांसिस्को जेवियर जो है ना, ये जेसिस का एक फेमस सेंट था। ठीक है, ग्रेजुअली ऑलमोस्ट ऑल टेरिटरीज ऑफ पुर्तगीज वायर लॉस्ट टू मराठास, साल सिटी एंड बेसिन इन 1739, डच एंड इंग्लिश। देखिए, ग्रेजुअली जितनी भी टेरिटरीज, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जितनी भी पुर्तगीज ने टेरिटरी हासिल की थी, कब्जा की थी, अब वो उनको गंवाने लगे। ठीक है, गंवाने लगे। ठीक है, अब वो यानी कि उनका पावर जो है ना वो खत्म होने लगा। तो सबसे पहले वो अपने टेरिटरी जो है ना मराठास को देने लगे, उसके बाद डच उन पे कब्जा करने लगा, उसके बाद इंग्लिश ने उन पे कब्जा किया। जैसे कि आप देख सकते हो, मराठास जो है ना, मराठास को उन्होंने साल्ट सिटी और बेसिन जो है ना, साल्ट सिटी और बेसिन दो ऐसी टेरिटरीज थी जो 1739 में मराठास ने उनसे छीन ली थी। बाई मिड 17th सेंचुरी में क्या हुआ? पुर्तगीज फाइनली लेफ्ट इंडिया। मिड 17th सेंचुरी में पुर्तगीज फाइनली लेफ्ट इंडिया, यानी कि अब वो भाग गए इंडिया से। बट याद रखना, 3 सेटलमेंट्स 17th सेंचुरी में वो भागे, लेकिन 3 सेटलमेंट्स अभी भी
उनके पास ही थे। कौन कौन से? गवाह, दीव और दमन, याद रखना। रिमेनेड इन देयर हैंड्स टिल 1961, यानी कि भारत आजाद होने के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भी 1961 तक 3 ऐसी टेरिटरीज थी जो किसके कब्जे में रही? पुर्तगीज के कब्जे में। कौन? दीव, दमन और गवाह। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट टू कम बट लास्ट वंस टू लीव इंडिया, तो वो थे यूरोपियंस में से ऐसे कौन सी कंट्रीज थी जो सबसे पहले भारत में आई लेकिन सबसे लास्ट पे भारत से चली गई? तो वो थी पुर्तगीज। आपने देखा सबसे पहले पुर्तगीज के लोग आए, अब आप देखोगे सबसे लास्ट पे 1961 यानी कि आजादी के बाद तक भी वो यहीं पे थे। इन 1540 Portuguese destroyed all temples of Goa and were spreading Christianity। याद रखना 1540 में उन्होंने तमाम टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुर्तगीज प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस किसके दौरान आया? पुर्तगीज के टाइम पीरियड में। बाइबल जो है, बाइबल को पहली बार प्रिंट किया गया था, ठीक है, गोवा में। सॉरी, हाँ, बाइबल वाज प्रिंटेड इन कनाडा। बाइबल को कहाँ पे प्रिंट किया गया था? कनाडा लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो यहाँ पे किन्होंने लाया? पुर्तगीज ने। कब लाया? गोवा में लाया गया था ये 1556 में, ठीक। और आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए बाइबल की पहली जो प्रिंट है मलयालम और कनाडा लैंग्वेज में वो किन्होंने करवाई थी? वो भी पुर्तगीज ने करवाई थी। इसके अलावा पुर्तगीज ने और एक चीज़ किया, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया सीवरल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि क्रॉप्स को कल्टिवेट करना उन्होंने सिखाया। कौन कौन से क्रॉप्स? फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे टोबैको, लेडीज फिंगर, मेज, चिल्ली, पाइनएप्पल, पपाया, ब्लैक पेपर, कैशू नट, ग्राउंड नट, लीची, ऑरेंज, आलमंड, जो ना ये सभी के सभी किन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं? ये वेजिटेबल्स, क्रॉप्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये पुर्तगीज ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मुझे जरूर बताना आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। बाय, थैंक यू।